हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी नगरी 0 to एडवांस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों गेमेटोजेनेसिस, जिसे हिंदी में युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक जनन के अंतर्गत आज हम भ्रूण से शुक्राणु का निर्माण पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज हम ओवरी अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, तथा हम शुक्राणु का संरचना देखेंगे। शुक्राणु जो बनता है उसकी संरचनाएं कैसे दिखाई देता है, शुक्राणु जो एक नया भ्रूण से जो शुक्राणु बनता है वो कैसे दिखाई देता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? युग्मक जनन पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में गेमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक दोस्तों, हमें पढ़ना है युग्मक जनन। तो युग्मक जनन में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, क्योंकि नर में नर युग्मक बनेगा, मादा में मादा युग्मक बनेगा। तो युग्मक जनन जो होता है दोस्तों, युग्मक के बनने की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो युग्मक है, युग्मक माने युग्मक, नर में शुक्राणु युग्मक बनता है, मादा में अंडाणु बनता है, तो उसी को युग्मक कहा जाता है। और युग्मक जनन मतलब निर्माण। जनन का अर्थ होता है निर्माण। तो जो होता है युग्मक जनन जो होता है, नर तथा मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं गेमेटोजेनेसिस। जो गेमेटोजेनेसिस होता है इसको दो भागों में, क्योंकि नर में नर का निर्माण, युग्मक का निर्माण होगा, मादा में मादा युग्मक निर्माण होगा, तो इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। तो पहला है शुक्रजनन, जिससे नर से निकलता है, भ्रूण से निर्माण होगा शुक्राणु का, तो शुक्राणु जनन कहते हैं इसे, शुक्र जनन। तथा अंडाशय से जो अंड जनन कहा जाता है, अंडाशय से जो होता है बनेगा अंडाणु, उसे अंड जनन कहा जाता है, उसके गेमीट के निर्माण की प्रक्रिया को। ठीक दोस्तों, तो उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुक्राणु जनन को इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, तथा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को इंग्लिश में oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? oogenesis कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शुक्रजनन होता क्या है। आपको बता दें, शुक्रजनन जो होता है, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? तो ऐसे होता है, शुक्रजन मात्र कोशिका से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शुक्रजन मात्र कोशिका। तो शुक्राणु में, भ्रूण में वह कोशिका जो टूयन कोशिका होगी, जो सबसे पहले टूयन हो, जो ऑलरेडी टूयन होती है भ्रूण के अंदर, वही कोशिका शुक्राणुजन मात्र कोशिका कहा जाती है। तो शुक्राणुजन मात्र कोशिका जो होती है दोस्तों, वह स्पर्मेटोगोनियस सेल होती है, जो कि भ्रूण के अंदर पाई जाती है। अभी आपको दिखाते हैं कहाँ पाई जाती है। हमने अगले भाग में पढ़ चुके हैं कि भ्रूण की संरचना कैसे होती है। तो मान लीजिए एक भ्रूण है, एक भ्रूण के अंदर 2 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं, जिसे भ्रूण पिंडक कहा जाता है। तो एक भ्रूण के अंदर ऐसे गोले गोले संरचनाएं पाए जाते हैं, कितने? 2 से 250, क्योंकि इनकी संख्या कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक भ्रूण के अंदर कितने भ्रूण पिंडक पाए जाते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि 2 से 250 भ्रूण पिंडक पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो एक भ्रूण के अंदर 2 से 250 भ्रूण पिंडक कहा जाता है, भ्रूण पिंडक। तथा एक भ्रूण पिंडक के अंदर जो होता है दोस्तों, 2 नलिकाएं निकलती हैं, 2 नलिकाएं पाई जाती हैं। और जो दो नलिकाएं होती हैं दोस्तों, वो 2 नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाएं जो होती हैं उन नलिकाओं को कहा जाता है शुक्रजन नलिका। क्या कहा जाता है दोस्तों? उन नलिकाओं को कहा जाता है शुक्रजन नलिका, जिसे इंग्लिश में सेमीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो शुक्रजन नलिका और शुक्रजन नलिका के अलावा जो भ्रूण पिंडक के अंदर जो कोशिकाएं हैं, डॉट डॉट आपको दिखाई देगी, वह लीडिंग कोशिकाएं हैं। क्या है दोस्तों? लीडिंग कोशिकाएं। हम विस्तार से देख रहे हैं कि एक भ्रूण के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो कोशिकाएं टूयन होगी, वही कोशिका जो होती है शुक्राणुजन मात्र कोशिका मानी जाएगी। ठीक दोस्तों, तो अभी तक ये सब an है, ठीक है, 1 है, अगुणित है। ठीक दोस्तों, तो अब इसके अंदर जो शुक्रजन मात्र कोशिका है दोस्तों, शुक्रजन मात्र कोशिका जो नलिका है, शुक्रजन नलिका जो होती है, शुक्रजन नलिका, शुक्र सेमीफेरस ट्यूब्यूल जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो जो होता है उसको हम निकालते हैं। एक हम सेमीफेरस ट्यूब्यूल के निकाल रहे हैं, ये देखिए हमने एक सेमीफेरस ट्यूब्यूल को निकाल लिए। एक सेमीफेरस ट्यूब्यूल में जो होता है दोस्तों, 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमने उसको देखा, दूरबीन लगा कर देखा, तो माइक्रोस्कोप से देखा, दूरबीन तो
कहीं ना जाए, दूरबीन तो बहुत ऊपर हम आकाश पिंडों को देखते हैं, मतलब हम माइक्रोस्कोप से देखें, सूक्ष्मदर्शी से देखें तो उस कोशिका में, उस नली में जो होता है, शुक्रजन नलिका जो होती है, जो वृषभ पिंडक के अंदर 2 या 3 पाई जाती है, उस नली के अंदर 2 कोशिकाएं पाई गई। तो एक कोशिका जो होती है एक कोशिका को सर्टोली कोशिका कहते हैं, एक कोशिका जो ये पिंक लगा के बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, ये शुक्रजन मात्र कोशिका होती है। तो शुक्रजन कोशिका, जिसे आप शुक्रजन मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कोशिका जो होती है पहली वृषण के अंदर टूयन होती है। टूयन मतलब ये इसी कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, तो शुक्रजन कोशिका जिसे इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि शुक्रजन कोशिका है जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो उसी हम बता रहे थे कि शुक्रजन मात्र कोशिका से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। आपको कोई गलत नहीं कह सकता, लेकिन हमने आपको सिंप्लाई करके आपको परिभाषा लिखा ताकि आपको याद रखें। लेकिन आप जान लें जो शुक्रजन मात्र कोशिका, वह कौन सी कोशिका है, शुक्रजन कोशिका ही शुक्रजन मात्र कोशिका के यहाँ पर कार्य कर रही है। ठीक दोस्तों, अब तो एक वृषण की संरचना हमने अगले भाग में कर चुके हैं, इसलिए हम इसके बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे। अभी हमको बनाना है शुक्राणु का निर्माण तथा अंडाणु निर्माण, उसके बाद शुक्राणु संरचना पढ़ना है, इसलिए हम वृषण के वो हम डिटेल ना जाकर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो तो वृषण पिंडक के अंदर दो शुक्रजन नलिका पाए जा रहे हैं, शुक्रजन नलिका के बाहर जो आपको डॉट डॉट से दिखाई दे रहा है, जो कोशिका पाई जाती है, उन कोशिकाओं को लीडिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लीडिंग सेल कहते हैं, क्योंकि लीडिंग सेल का कार्य क्या होता है, यदि लीडिंग सेल ना हो तो एक पुरुष एक बालक की तरह व्यवहार न करे, क्योंकि बालक का लक्षण से विकसित ना हो, क्योंकि लीडिंग कोशिकाएं जो होती टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है, तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य क्या होता है, वह कार्य करता है कि हमारे अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट करता है, तथा वृषण में जो होता है वो लीडिंग कोशिका ही जो शुक्रजन नलिका को प्रेरित करती है कि शुक्राणु का निर्माण हो। साथ ही साथ हमारे द्वितीयक लक्षण भी विकसित होते हैं, जैसे हमारे क्या कहते हैं, सीना चौड़े होने, मुँह से दाढ़ी आने, साथ ही साथ हमारे जो हमारी वॉइस है, आवाज़ें हैं, आवाज़ें का मोटा होना, लड़कियों में आवाज़ें पतली करता है। ठीक दोस्तों, उसमें एंड्रोजन स्रावित होता है, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक दोस्तों, इसमें अंतर होता है, महिलाओं में दूसरा हार्मोन स्रावित होता है, पुरुषों में दूसरा हार्मोन स्रावित करता है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक दोस्तों, आप इसके बारे में ध्यान रखिए कि लीडिंग कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो आप ध्यान दीजिए, इसको नोट लिख लीजिए कि लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती हैं। इसके अभी हम देखेंगे कि यह हार्मोन स्रावित कैसे करता है, अभी हम इसके बारे में जस्ट बात, अभी आप कैसे हार्मोन्स या लीडिंग कोशिका जो होती है क्या, क्यों मतलब हमारी यौवन अवस्था में ही स्रावित क्या कहते हैं, शुक्रजन कोशिका को कहती है कि अब जाकर तुम क्या कहते हैं शुक्राणु निर्माण को, उससे पहले क्यों नहीं बनता, उससे पहले हमारे क्या कहते हैं मूछें डालने क्यों नहीं आती। तो यह हार्मोन्स क्यों इतनी देर तक वेट करता रहता है कि यौवन अवस्था में, कौन इसको वेट कराता है, इसके बारे में अभी डिटेल से बात करेंगे कि यह लीडिंग कोशिका इतनी देर शांत क्यों रहती है। ठीक दोस्तों, जस्ट बाद इसके बाद हम पढ़ाएंगे। अब हम देख लेते हैं शुक्रजन नलिका से शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हमने एक शुक्रजन नलिका जो होती है, क्योंकि सर्टोली सेल क्या होती है, सर्टोली सेल का कोई कार्य नहीं होता दोस्तों। सर्टोली सेल का कार्य इतना ही होता है कि परिपक्व हो रहे, जो हमारा परिपक्व हो रहा शुक्राणु होता है, जो बन रहे होते हैं शुक्राणु को, तो वह उनको पोषण प्रदान करती है। जिस तरह हमने पढ़ा है कि पुष्पी पादपों में कि बनते हुए परागकण को टेप्टम क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। टेप्टम कोशिका जो होती हैं बनते हुए परागकण को पोषण प्रदान करती है, उसी तरह टेप्टम के सेम कार्य जो होता है, टेप्टम का कार्य यहाँ पर सर्टोली सेल करती है। सर्टोली सेल क्या करती है, सर्टोली सेल यह करती है विकसित हो रहे शुक्राणु को क्या कहते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि शुक्रजन नलिका से शुक्रजन कोशिका से स्पर्मेटोगोनिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं, से शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक दोस्तों, ठीक है, हम देख लेते हैं। तो हमने एक लिया शुक्रजन कोशिका जो कि टूयन है, हमने अभी बताया टूयन वह कोशिकाएं होती है जिनमें अर्धसूत्रीय विभाजन
नहीं हुआ होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यन में बदलेगा नहीं, हमेशा यदि समसूत्री विभाजन होगा तो यह 2n में रहेगा, क्योंकि समसूत्री विभाजन में सामान उसके 2 हो जाते हैं लेकिन उसके जेनेटिक मतलब जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होते, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में उसके जेनेटिक मटेरियल आधे हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, आप उसको याद रखिए। जेनेटिक्स मतलब अर्धसूत्री मतलब आधे हो जाना, और समसूत्री मतलब जो समान जेनेटिक मटेरियल वही होगा। आपको याद करें, ट्रिक है। अर्धसूत्री मतलब उसके अगर 2n है तो n हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। यदि समसूत्री में समान है, अगर 2n है समसूत्री विभाजन हो रहा है 2n ही रहेगा, अगर n है या नो समान ही रहेगा जो रहेगा। ठीक दोस्तों, तो क्या होता है शुक्रजन नलिका जो कि 2n शुक्रजन नलिका में क्या होता है दोस्तों, समसूत्री विभाजन होता है, जिसे इंग्लिश में माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, माइटोसिस। तो समसूत्री विभाजन द्वारा हमने आपको बताया है कि समसूत्री विभाजन द्वारा किसी कोशिका में किसी सेल में यदि समसूत्री विभाजन होता है तो उस समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं। यदि किसी सेल में समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें जो होते हैं 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनेगी, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसी सेल में यदि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा कितने कोशिकाएं बनती हैं, 2 कोशिकाएं बनती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद समसूत्री विभाजन हो गया, तो समसूत्री विभाजन द्वारा जो कोशिका बनती है, तो समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होगा, क्या उनके जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गए। 2n है तो समसूत्री विभाजन द्वारा 2n तो रहेंगे, क्योंकि समान समसूत्री सम माने समान, विभाजन मतलब विभाजन, मतलब उनके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं, जो उसके समान जो समान था उसी समान को विभाजित कर दे, बस इतना करेगा, 1 कोशिका 2 कोशिका कर देगा बस। ठीक दोस्तों, जिसमें समसूत्री विभाजन द्वारा समसूत्री विभाजन में प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनाती है जो कि 2n होती है। ठीक दोस्तों, 2n होती है ना। अभी अर्धसूत्री विभाजन होगा क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से आधे होंगे जेनेटिक मटेरियल। तो हमारा क्या, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनी समसूत्री विभाजन द्वारा, प्राथमिक शुक्रजन नलिका बनी। अब प्राथमिक शुक्रजन नलिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से जो होता है, जो शुक्र द्वितीयक शुक्र कोशिका बनती है। क्या बनती है दोस्तों, शुक्र कोशिका, द्वितीयक शुक्र कोशिका। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले शुक्रजन कोशिका में जो होता है समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनती है। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा जो कोशिका बनती है वह द्वितीयक शुक्र कोशिका कहलाती है। शुक्रजन नहीं, खाली शुक्र कोशिका बनती है। और शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन जब सेकेंड होता है तो बनती है शुक्र प्रसू कोशिका, जिसे इंग्लिश में स्पर्मेटिड कहते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या बनती है, शुक्राणु पशु कोशिका, जिसे इंग्लिश में स्पर्मेटिड कहते हैं। और यही स्पर्मेटिड जो होता है विकसित होकर दोस्तों स्पर्म का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। यही आपको ऐसे एक वृषण से एक शुक्राणु का निर्माण ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे होता है, अब कैसे होता है, ऐसे होता है कि उस शुक्राणु में वृषण के अंदर क्या पाया जाता है, पिंडक पाया जाता है, वृषण पिंडक के अंदर क्या होता है, क्या कहते हैं, शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं 2 या 3 एक वृषण पिंडक के अंदर। तो उसमें से वृषण पिंडक के जो शुक्रजन नलिका हो तो उस नलिका को हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं तो उसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका पाई जाती है और दूसरी पाई जाती है शुक्रजन कोशिका। तो शुक्रजन कोशिका में क्या होता है, शुक्रजन कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनती है। उसके बाद प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा द्वितीयक शुक्र कोशिका बनती है। अब जब द्वितीयक शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, क्योंकि फर्स्ट तो हो गया, अब सेकेंड होता है शुक्र प्रसू कोशिका बनती है, जैसे इंग्लिश में स्पर्मेटेड कहते हैं। और स्पर्मेटेड सीधा विकसित होकर स्पर्म शुक्राणु का निर्माण करता है, जो कि अब यहाँ इस कोशिका ध्यान दीजिए दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं जो होती हैं n हो गई हैं। हमने बताया कि अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसके जेनेटिक मटेरियल आधे हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ समसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें 2n नहीं था, लेकिन जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ जेनेटिक मटेरियल आधा हो गया। आपको याद रखें, ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे आधा हो गया। लेकिन
फर्स्ट अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट में ही जेनेटिक मटेरियल आधा होगा, से अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड में नहीं होता। सेकंड नहीं तो यहाँ पर अन हुआ, जब एन हुआ था, अगर यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड हुआ तो यहाँ पर 1/n लिख देते, हाफ हो जाते, नहीं, लेकिन नहीं, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है दो चरण में ही कंप्लीट होता है अर्धसूत्रीय विभाजन, फर्स्ट और सेकेंड में। फर्स्ट में जो होता है जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन सेकेंड में जो होता है सेल का डिवीजन होता है। ठीक दोस्तों, इसलिए इसे फर्स्ट सेकंड कहा जाता है। फर्स्ट सेकंड मिलाकर ही एक अर्धसूत्रीय विभाजन कंप्लीट होता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो हम सेल साइकिल, कुछ आप कमेंट रहेगा जल्दी सेल साइकिल कराएंगे, आपको उसमें एकदम मक्खन कर देंगे, समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, कैसे समसूत्रीय विभाजन किन चरणों में होता है। ठीक दोस्तों, यस फेज और क्या कहते हैं एन फेज, आपको पता चल जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, आप कोशिका के हिसाब से देख लीजिए। मान लीजिए 2n क्या है, 2n क्या हमारा शुक्रजन कोशिका है। शुक्रजन कोशिका जो होता है दोस्तों, इसमें समसूत्रीय विभाजन होता है। समसूत्रीय विभाजन तो दो कोशिकाएं बनती है, हमने बताया समसूत्रीय विभाजन किसी कोशिका में होगा तो उसमें कितनी कोशिकाएं बनेंगी, दो कोशिकाएं बनती हैं। दोनों कोशिकाएं क्या होंगी दोस्तों, दोनों कोशिकाएं जो होंगी, दोनों कोशिकाएं जो होती हैं 2n होंगी। अब हमने एक कोशिका को लेकर चला, क्योंकि अगर इसको लेते हैं हमारे पास जगह पर्याप्त नहीं है, इसलिए एक कोशिका में समझ लें। उसी तरह दोनों कोशिकाएं में होंगी। तो एक कोशिका में क्या होता है दोस्तों, 2n के बाद जो होता है, जो बनता है समसूत्रीय विभाजन द्वारा, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका 2n होता है। अब इसमें होता है अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट। तो अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं, दोनों अगुणित होती हैं, n होती है, 2n से n हो गई। जब अर्धसूत्रीय विभाजन जब सेकेंड हुआ तो द्वितीयक शुक्र कोशिका में जब अर्धसूत्रीय विभाजन सेकेंड हुआ तो क्या बना है, शुक्राणु पशु कोशिका, तब 2 2 4, इससे दो कोशिकाएं बनने, क्योंकि एक अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो दो पहले फर्स्ट, मतलब जब फर्स्ट अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती है, तथा जब सेकेंड अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती है। तो एक अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा टोटल 4 कोशिकाएं बनती है, लेकिन 2 चरण में पूर्ण होता है। ठीक दोस्तों, तो इसके बाद हम देख लेते हैं क्या बनता है, शुक्राणु पशु कोशिका। और शुक्राणु पशु कोशिका सीधा विकसित होकर, डेवलप होकर हमारे शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक दोस्तों, यही है जिसे इंग्लिश में स्पर्म। अब हम देख लेते हैं एक शुक्राणु की संरचना कैसे होती है। ठीक दोस्तों, तो शुक्राणु की संरचना जिसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कहते हैं। शुक्राणु की संरचना दोस्तों, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से, तो आपको इसी तरह दिखाई देगी कि एक स्पर्म की संरचना कैसे होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एक स्पर्म की संरचना कैसे होती है। एक स्पर्म में जो उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। हेड होता है, नेक गर्दन होती है, तथा पूंछ होती है। क्या होती है दोस्तों, पूंछ। 3 भाग होते हैं स्पर्म के। ऊपर वाला जो होता है सिर होता है, इतना गर्दन होता है, तथा यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या होते हैं दोस्तों, पूंछ होते हैं। क्या होते हैं, पूंछ मानी जाती है। यहाँ से यहाँ तक सब पूंछ मानी जाती है, यहाँ तक। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं उसके सिर के बारे में। तो दोस्तों, सिर के ऊपर जो होता है कि अग्रपिंडक, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ऊपर हमने पर्पल रंग से इसको करा है। ऊपर एक संरचना पाई जाती है, टोपी के आकार की संरचना पाई जाती है। उस टोपी के आकार की संरचना को एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक दोस्तों, एक्रोसोम करता क्या दोस्तों, एक्रोसोम एक एंजाइम रिलीज करता है, उस एंजाइम का नाम है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम यह करता क्या है दोस्तों, यह जाता अंडाणु की जब पहुंचता है निषेचन करने के लिए, अंडाणु के पास जाता है, तो वहाँ पर अंडाणु के बाहर एक झिल्ली, उसको सुरक्षित कवच के लिए, सेफ्टी के लिए उसमें एक झिल्ली लगी रहती है, ताकि दूसरे किसी अन्य जाति के मतलब स्पर्म ना जाकर उसको अटैक कर सके, इसलिए उसमें एक विशेष प्रकार की झिल्ली इसीलिए पाई जाती है। ठीक दोस्तों, तो वो जोना पेलुसिडा, उस झिल्ली का नाम है जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा को अपघटित करने के लिए सिर्फ हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम है, उसको अपघटित कर सकता है, और वही अपघटित करके उसमें प्रवेश कर सकता है, और किसी अन्य स्पर्म जो होता है उसमें जाकर अपघटित नहीं कर सकता। मेन उसका उद्देश्य ही होता है। ठीक दोस्तों, तो जो एक्रोसोम करता है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम रिलीज करता है, जिससे अंडाणु की जोना पेलुसिडा को फाड़ कर उसमें प्रवेश करता है, तथा प्रवेश कर निषेचन
की क्रिया करता है। ठीक दोस्तों, तो हमने एक्रोसोम का कार्य देख लिया, जो कि उस पर शुक्राणु के एकदम टैप पर टोपी के आकार की संरचनाएं पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों शुक्राणु के हेड पे जो होता है, जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। उस कोशिका में क्या क्या होता है, उन कोशिका में केंद्रक होता है जो कि यन होता है, हमने पता यन होता है, अगुणित होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, तथा गुणसूत्री पदार्थ पाया जाता है। कुछ गुणसूत्री पदार्थ इसके हेड सिर के अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं, ये तो गर्दन है, उसका शुक्राणु की गर्दन है, नेक जिसे कहा जाता है। उसके बाद नेक के आप ठीक नीचे देखेंगे तो ये संरचनाएं जो होती हैं दोस्तों, ये जो होती है संरचना जहाँ से पूंछ स्टार्ट होता है, उस संरचना के बीच में आप इसे धड़ मान सकते हैं। मानने के लिए, आप समझने के लिए, तो इसके धड़ में जो होता है दोस्तों, वहाँ पर दो संरचनाएं पाए। उसके धड़ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये पूंछ स्पर्म को जो होता है गति करने के लिए इसे पोषण प्रदान करता है। पोषण मतलब या एनर्जी। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हाउस ऑफ एनर्जी होता है ना, एनर्जी का गृह होता है। तो जो होता है, इसको जो होता है एनर्जी देता है, ताकि यह मोशन करके, गति करके, या जो होता है अंडाणु के पास पहुंच जाकर निषेचन कर ले। ठीक दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या होता है, आप इसको लिख लीजिए। जो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो इसको एनर्जी देती है, ताकि ये जो होता है मोशन स्पर्म गति कर सके। शुक्राणु जो होते हैं गति कर कर अपने अंडाणु के पास जाकर निषेचन कर सके। इसके लिए यही एक कंप्लीट एक स्पर्म की संरचना होती है दोस्तों। स्पर्म के पास क्या होता है, सिर होता है, सिर के ऊपर एक टोपी का कार्य संरचना होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के जस्ट नीचे सिर एक्रोसोम जो होता है सिर होता है। सिर के अंदर क्या भरा होता है, सिर के अंदर केंद्रक तथा गुणसूत्री पदार्थ भरे होते हैं। उसके बाद नेक, गर्दन के जस्ट नीचे जो होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का गृह होता है, ऊर्जा का भंडार होता है। तो स्पर्म को गति करने के लिए स्पर्म जो होता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेता है गति करने के लिए, ताकि वह ऐसे ऐसे तैरता है, तैरते 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 जाकर स्पर्म अंडाशय के अंडाणु से मिलकर निषेचन कर सके। ये इसका कार्य होता है, ये इसकी संरचना है। ठीक दोस्तों, अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि स्पर्म मतलब रिलीज कितने होते हैं उसके बारे में। तो एक मैथुन क्रिया के दौरान, जब एक पुरुष मैथुन क्रिया करता है, तो मैथुन क्रिया के दौरान जो होता है पुरुष 20 से 30 करोड़ अस्खलित करता है। क्या करता है, 20 से 30 करोड़ जो होता है दोस्तों, 20 से 30 करोड़ जो होता है शुक्राणु को अस्खलित करता है। अस्खलित करते मतलब रिलीज करता है, निकालता है। 20 से 30 करोड़, लाख भी नहीं, हजार भी नहीं, 20 से 30 करोड़ स्पर्म एक मैथुन क्रिया के दौरान एक पुरुष जो होता है अस्खलित करता है, निकालता है। तो 20 से 30 करोड़ जो क्या कहते हैं, वीर निकालता है, हमारे शुक्राणु निकलता है। शुक्राणु जब 20 से 30 करोड़ निकलते, तो उसमें से जो होता है कुछ 60% जो होते हैं समान होते हैं, बाकी 40% जो होते हैं दोस्तों, मतलब वो कुछ बंधता के कारण नष्ट हो जाते हैं, तथा कुछ में आकार आकृति में अलग होते हैं, विभिन्न असमान होते हैं। लेकिन 60% जो होते हैं शुक्राणु समान होते हैं, और 60% शुक्राणु में भी जो होता है सिर्फ एक शुक्राणु जाकर अंडाणु को निषेचित करता है। 60 मतलब आप 60% में से एक शुक्राणु जो होता है जाकर उसको अंडाणु को निषेचित करता है। आप कल्पना कीजिए, इमेजिन करिए कि बताइए जहाँ 20 से 30 करोड़ स्पर्म अस्खलित होता है, उसमें से जो होता है एक स्पर्म जाकर निषेचित कर सकता है, बाकी सब जो होते हैं स्पर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी कंपटीशन होती है। तो इसी पे एक जोक बन गई थी, जोक बना लिए हैं लोगों। जो क्या हकीकत है कि मतलब कभी कभी कह देते हैं हम तो मतलब पहले से लड़के आए हैं, तभी तो 20-30 करोड़ शुक्राणु से लड़कर आए हैं, तभी तो हम पैदा हुए हैं। तो मतलब एक जोक है कि मतलब आप क्योंकि आपका शुक्राणु जो आप हकीकत है, आपका शुक्राणु जो होता है 20-30 करोड़ स्पर्म से लड़कर आप अकेले आगे निखर कर जाकर उसको क्या कहते हैं निषेचित कर पाए हैं अंडाणु को, और आप एक नए मतलब जंतु का एक नए मानव का निर्माण करते हैं। जिस जात के होंगे आप उसका निर्माण किए हैं। ठीक दोस्तों, तो यह हकीकत है।
जोक है, इसका मतलब यही उसका सेंस जो होता है यहीं से जुड़ा हुआ है कि हम जन्म से ही कंपटीशन करते हुए आ रहे हैं। ठीक दोस्तों, उसका रिलेशन यही से होता है। अब हम देख लिए, हमने देख लिया शुक्राणु की संरचना देख लिए, शुक्राणु कैसे बनता है, शुक्राणु स्पर्मेटोजेनेसिस भी देख लिए, वृषण से शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, साथ ही साथ हमने देख लिया शुक्राणु की संरचना कैसे होती है। अब हम देख लेते हैं कि हार्मोन्स कैसे, मतलब जो हमारा ब्रेन होता है वह हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल करता है, वह कब रिलीज करता है, कब नहीं रिलीज करता है, कौन से हार्मोन स्रावित करता है जो कि हमारे वृषण में जाकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के उत्प्रेरित करता है लीडिंग सेल को, वह कौन सी सेल उसको प्रेरित करती है। साथ ही साथ वृषण में जो होता है, मादाओं में जो होता है दोस्तों, मादाओं में जो होता है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्तर कब बढ़ता है या कौन बढ़ाने का कार्य करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको पढ़ना होगा ब्रेन की स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रेन से ही सब कंट्रोल होता है। तो यदि हमको ब्रेन की स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम जान पाएंगे, नहीं यदि हम बताएंगे कि हाइपोथैलेमस जो होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज करता है, तो आपको हाइपोथैलेमस फील आना चाहिए ना कि हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर में हाइपोथैलेमस पाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले आपको उसकी फील आनी चाहिए, तभी तो हम समझा देंगे कि हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज करता है और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स आकर एंटेटरी पिट्यूटरी पर वर्क करता है। तो एंटेटरी पिट्यूटरी जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित करता है। तो इसका मतलब क्या हो, जब आपको फील ना आए तब से कोई मतलब नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, अग्रभाग ब्रेन का, मध्य भाग ब्रेन का होता है और हाइंड भाग, मतलब जिसे पश्च ब्रेन कहते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, अग्र ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक दोस्तों, वही मिड ब्रेन जो होता है मध्य मस्तिष्क होता है। तो फोर ब्रेन में अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग सेरिब्रम तथा डायनोसेफ्लॉन आता है। क्या होता है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन के 2 भाग होते हैं, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है डायनोसेफ्लॉन। तो सेरिब्रम जो होता है आप देखे होंगे जलेबी के आकार की इसे संरचना आप यहाँ पर देखिए, जो ऐसे मथी होती है, छोटी बड़ी याद की नहीं, छोटी याद की नहीं, ऐसे ब्रेन में ये संरचना जो होती है सेरिब्रम होती है। वह जो होता है अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग होता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद जो डायनोसेफ्लॉन होता है, डायनोसेफ्लॉन एक्चुअल में 2 पदार्थों से दो सेल से मिलकर बना होता है, मतलब आप सेल क्या ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो डायनोसेफ्लॉन जो होता है दोस्तों वह हाइपोथैलेमस तथा थैलेमस 2 ग्रंथियों से मिलाकर डायनोसेफ्लॉन कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों, आपको ये वाले संरचना दिखाई दोगे ब्रेन के अंदर ये, तो हाइपोथैलेमस यही होता है। तो हमें मेन कार्य हाइपोथैलेमस से ही पढ़ना है। तो हाइपोथैलेमस होता है, तो यही हाइपोथैलेमस यहीं से जो होता है, हाइपोथैलेमस से जो होता है अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक भाग से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है। किससे होता है, इससे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से यहाँ से स्रावित होता है हाइपोथैलेमस, इसी हाइपोथैलेमस। तो यह कार्य करता है एंटेरियल पिट्यूटरी, मतलब यह जो अब ये जो होता है इस पर स्रावित करता है कि अब तू चल, या हार्मोन जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित किया तो ये कहता है, ये जाकर कमांड देता, आदेश देता है एंटेटरी पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आप इसको मांगे अग्र पीयूष ग्रंथि, पीयूष के 2 ये पीयूष ग्रंथि होती है जो हाइपोथैलेमस से मतलब अटैच होती, जुड़ी हुई होती है, उसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, अग्र पीयूष होती है, पश्च पीयूष, दो लोब है ना। तो एक पहले वाले लोब को अग्र पीयूष कहा जाता है, पश्च वाले लोब को पश्च पीयूष कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो अग्र पीयूष ग्रंथि एंटेरियर पिट्यूटरी जिसे कहा जाता है, एंटेरियर पिट्यूटरी ये कमांड देता है एंटेरियर पिट्यूटरी से। क्योंकि हाइपोथैलेमस आपको एक राज बता दे रहे हैं कि रहस्य है कि पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस जो होता है ना, पश्च पिट्यूटरी से बहुत प्यार करता है। क्या करता है, बहुत प्यार करता है, इससे बहुत कम कार्य कराता है। लेकिन एंटेरियर पिट्यूटरी से अग्र कहते हैं
पीयूष ग्रंथि से बहुत कार्य कराता है। तो इससे ना करा कर एंटीरियर पिट्यूटरी से कार्य जाकर उस पर आदेश देता है, कहता है जाओ इस काम करके आओ। तो वही जो होता है गोनाडोट्रोपिन हाइपोथैलेमस जो होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित किया या आदेश दे दिया एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि। इस पर कमांड दिया तो अग्र पीयूष ग्रंथि जो होता है दोस्तों दो हार्मोन स्रावित करते हैं। कितने हार्मोन? दो हार्मोन स्रावित करती है। फर्स्ट हार्मोन जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, और दूसरा हार्मोन जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे इंग्लिश जैसे अगर या वृषण में ल्यूटिनाइजिन हार्मोन जो होता है वृषण में जो होता है पुरुषों में पाया जाता है, इसलिए इसे ICS भी कहते हैं। इसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी कहते हैं पुरुषों में, या इसको उत्प्रेरित करता है इस सेल को। ठीक दोस्तों, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है अग्र पीयूष जो होता है दो हार्मोन स्रावित करता है, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वर्क लीडिंग कोशिका प्रकार का, लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? वृषण के अंदर। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है दोस्तों वृषण के अंदर लीडिंग कोशिका पर जाकर कार्य करता है, उसको उत्प्रेरित करता है कि अब तू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित कर, जिससे कि शुक्राणु निर्माण हो तथा उस पुरुष के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास हो। तो एक्चुअल में कौन कमांड दे रहा है? कमांड दे रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन है? ब्रेन है। तो शुरू में ब्रेन से ये सब कमांड होता है, ये सब कंट्रोल होता है कि कब हार्मोन्स हमारा स्रावित होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, ये सब ब्रेन एनालिसिस करता है। ठीक दोस्तों, तो ब्रेन से ही यह सब होता है, कंट्रोल होता है। उसके बाद ल्यूटिनाइजिन हार्मोन लीडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। एक पुरुष के सभी लक्षण नहीं होगा यदि वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित नहीं करेगा। हमने अगले भी भाग पढ़ लिया है, यदि वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं करता है तो पुरुष के द्वितीय लक्षण को विकसित नहीं कर पाएगा। ठीक दोस्तों, स्पर्म निर्माण नहीं होगा, साथ ही साथ उसके दाढ़ी, मूंछ तथा कंधे चौड़े तथा उनकी आवाज़ भारी नहीं होगी। ये द्वितीयक लक्षण होते हैं। तो ये होता है। जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करती है? सर्टोली कोशिका को जाकर क्या कहते हैं उत्तेजित करती है कि तू जो होता है विकसित हो रहे जो परागकण है उसको पोषण प्रदान करे। क्या करे? विकसित हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करे। साथ ही साथ दोस्तों ये तो पुरुषों में यह हार्मोन स्रावित करता है। यही हार्मोन जो होता है स्टीरियम जो होता है गोनाडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है अग्र पीयूष जो होती है स्टीरियम में जो होता है इसे जो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित कर रहा है वहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। क्या करता है? एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है जिससे मादा लैंगिक लक्षण विकसित होते, जिससे मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित होते जैसे पुरुष में। उसके अंदर फिर जो होता है फॉलिकल मतलब जैसे एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है उसके अंदर जो होता है द्वितीयक लक्षण विकसित होने लगते हैं, जैसे उसकी आवाज़ पतली होना, उनकी ग्रीवा चौड़ा होना, साथ साथ स्तन ग्रंथियाँ विकसित होना। यही सब लक्षण जो होते हैं दोस्तों एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये सब लक्षण विकसित होने शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही साथ जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया भी जो धीमी गति से चल रही थी वो तीव्र गति से होने लगती है। ठीक दोस्तों, तो यही होता है हार्मोन्स कंट्रोलर। हमारे शरीर का हार्मोन जैसे कैसे कंट्रोल करता है हमारे लैंगिक अंगों पर, इसी तरह हमारे लैंगिक अंगों को हमारा ब्रेन जो होता है क्या करता है? कंट्रोल करता है। कैसे करता है? हमने बताया ब्रेन के 3 भाग होते हैं दोस्तों, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अग्र ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दोस्त है अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। डायनोसेफेलॉन 2 भाग से मिलकर बना होता है। तो हमने 3 भाग ना लिखकर डायनोसेफेलॉन लिख दिया, क्योंकि डायनोसेफेलॉन जो होता है हाइपोथैलेमस तथा थैलेमस से मिलकर बना होता। तो हमने हाइपोथैलेमस और थैलेमस न लिखकर हम डायरेक्ट डायनोसेफेलॉन लिख दिए। ठीक दोस्तों, तो डायनोसेफेलॉन साथ साथ डायनोसेफेलॉन होता है। और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। तो एंटीरियरी पिट्यूटरी को अग्र पीयूष कहते हैं। इससे जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन स्रावित करता है, या इसको कमांड देता है, या 2 हार्मोन स्रावित करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है दोस्तों? यह जो होता है सर्टोली कोशिका को उत्प्रेरित करता है कि विकसित हो रहे परागकण, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान दे। और साथ ही साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इसके लीडिंग सेल को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए, जिससे शुक्राणु निर्माण हो सके, उसको भी
मतलब उत्तेजित करता है। साथ ही साथ यदि यही क्रिया यदि मादा में हो रही है तो वह एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है, जिससे मादा के लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित हो सके तथा अंडाणु का निर्माण हो सके। ठीक दोस्तों, ये होता है। तो मतलब ओवरी से अंडाणु कैसे बनता है इसके बारे में हम अब पढ़ने चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ मतलब आपको कुछ ध्यान लगा, मतलब समझने वाली बात, मतलब कुछ आपको ध्यान देना होगा। मतलब आसान है लेकिन कुछ भी ध्यान, क्योंकि इसमें जो होता है को स्टोरियम क्या होता है दोस्तों, जब कोई लड़की अपने माँ के पेट में रहती है तो वह जो उसके जो भ्रूण अवस्था में ही उसके अंडाशय जब बन जाते हैं तो उसके अंडाशय में वो उसका अंडाशय से हुआ अपना अंडाणु युग्मक जो होता है, अंडाणु बनाने की प्रक्रिया वो अंडाशय में रहती है, अपने माँ के अंडाशय में ही रहती है, उसके अंदर अपने अंडाशय की युग्मक का निर्माण करने लगती है। ठीक दोस्तों, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। देखिए, हमने अपने इसका संरचना बनाया था, यह है एक क्या कहते हैं मादा जनन तंत्र की संरचना है। इसके बारे में हमने पढ़ चुका है अध्याय में। इसके यहाँ से जो ए ओवरी अटैच है, ये अंडाशय है, ये लिगामेंट स्नायु से जो कि जुड़ी हुई है गर्भाशय से। इसके 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रिक, मायोमेट्रिक, एंडोमेट्रिक है। और ये झालर है, जिससे यहाँ पर जो अभी अंडाणु बनेगा झालर के द्वारा अवशोषित होकर यहाँ पर जाएगा, एम्पुला के अंदर जो होता है निषेचन पूर्ण होता है। ठीक दोस्तों, और ये वेजाइना जिसे क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। तो इसके अंदर, इसी ओवरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है जिसे ओवम कहते हैं। तो इसके हम इसी को जूम कर रहे हैं। देखिए, इस अंडाशय को हमने जूम किया। अब इसके अंदर कैसे अंडाशय से अंडाणु बनता है इसके बारे में अब हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एकदम सरल है। आप देखिए क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका को कहते हैं अंडमात्र कोशिका। जैसे उसमें एक कोशिका पाई जाती थी जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता, तो वो कौन सी कोशिका थी? शुक्रमात्र कोशिका। तो उसी प्रकार इसमें एक कोशिका पाई जाती है, यह एक कोशिका है। इस कोशिका कहते हैं अंडमात्र कोशिका। मतलब अंडाणु जिस कोशिका से बनता है वह कोशिका जो होती है अंडमात्र कोशिका कहते हैं। या अभी क्या है? अभी यह टूयन है। क्या दोस्तों? टूयन। तो इस कोशिका में होता क्या है? इस कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, और फर्स्ट जो होता है वह पूरी तरह नहीं हो पाता। वह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ही स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, वह अर्धसूत्री विभाजन जो होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चरणों में होकर गुजरता है, तब एक अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, उसका कोशिका विभाजन होकर एक सेल बनता है। तो इसमें जो होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो होता है वह प्रोफेज अवस्था, पहले ही प्रोफेज की फर्स्ट अवस्था में ही यह रुक जाती है। क्योंकि इसमें 2 होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में रुकी हुई है यह कोशिका। तो जब इस कोशिका जो रुकी हुई है, तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में जब रुकती है तो वो जो कोशिका बनती है उसे कहते हैं प्राथमिक अंड कोशिका। तो बनती है प्राथमिक अंड कोशिका बनती है। क्या बनती है दोस्तों? प्राथमिक अंड कोशिका बनती है। ये जो होती है प्राथमिक, इसी अवस्था में लड़की जो होती है वह जन्म लेती है। किस अवस्था में? बर्थ। इसी अवस्था में लड़की जन्म, क्योंकि इतना प्रोसेस जो होता है दोस्तों, इतना प्रोसेस तब होता है जब कोई जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, जब अपनी माता के गर्भाशय में ही रहती हैं, तब उनके अंडाशय में यह क्रिया इतनी हो जाती है। वह उनका अंडाशय जो होता है एक्स्ट्रा सोचता है कि मैं धरती पे मतलब जैसे पैदा होती होऊंगा, वैसे में क्या कहते हैं अंडाणु का निर्माण करके बल्कि उसके बाद मैं सुताऊंगा, आराम करूंगा। ठीक दोस्तों, तो ऐसे वह मतलब पहले से एडवांस से ही अपने ओवम को अंडाणु बनाने की प्रक्रिया बनाने लगता है, जिससे कि जो होता है
तो बनाने लगता है, लेकिन जैसे ही उसमें लगता है उस ब्रेन को खबर जाती है कि अंडाशय जो होता है वह अपने माता के अंदर जो होता है वह ओवम बनाने लगा, तो ब्रेन जो होता है इसके स्टॉप करा देता है। जैसे उसको पता चलता है उसे वह प्राथमिक अंडकोशिका को स्टॉप करा देता है, तभी लड़की जो होता है इस अवस्था में जो होती है लड़की जन्म ले लेती है। ठीक दोस्तों, जब इसी अवस्था में प्राथमिक अंडकोशिका अवस्था में लड़की जो होती है, लड़कियां जो होती हैं वो अपने माता के गर्भाशय से बाहर आती हैं, मतलब उनका जन्म होता है। तो यह क्रिया यहाँ तक क्या, गर्भ जीवन, यहाँ तक जब लड़कियां अपने माता के गर्भ के अंदर होती थी, यहाँ तक प्रोसेस उनके गर्भाशय के अंदर होता है उनके माता के। ठीक दोस्तों, इसमें हुआ क्या, अर्धसूत्रीय अंडकोश के मातृकोश में अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट हुआ, वो प्रोफेस फर्स्ट में रुक गया। क्योंकि जैसे ब्रेन को पता चला वो फर्स्ट स्टेज में इसको रोक दिया। वो ब्रेन कहा कि ऐसा है, आपको करना है तो आप जन्म के बाद आप शुरू कर दीजिए, लेकिन जन्म के अंदर आप अपने अभी तो आप खुद गर्भाशय के अंदर है, आप खुद ओवम का निर्माण कर लेंगे, तो यहाँ ओवम अभी बनाने का आपका मतलब क्या है। तो ब्रेन एनालिसिस किया, ब्रेन एनालिसिस करने के बाद क्या करता है, यहीं पे इसको क्या कर देता, स्टॉप कर देता। अब यहाँ से लड़कियाँ जन्म लेके बर्थ लेके मतलब उनका जन्म हो गया, तो यहाँ से अब जन्म हो गया, तो जन्म होने के बाद क्या हुआ, जब वह मतलब 2-3 साल को 5-6 साल को होती हैं, मतलब बालिका अवस्था, मतलब उनका जैसे जैसे बढ़ता है तब उसमें जो होता है उसके जो प्राथमिक अंडकोशिका उसमें जो होता है एक परत मतलब एक क्या कहते हैं परत पड़ जा, एक कोशिका की लेयर बन जाती है। यह कोशिका जो प्राथमिक पुटिका कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राथमिक पुटिका, जिसे प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, प्राइमरी फॉलिकल, इसी में दूसरी कोश के दो लेयर बन जाती है। कितनी लेयर बन जाती है दोस्तों, 2 लेयर बन जाती है। जैसे प्राथमिक अंडकोश के ऊपर 2 लेयर बन जाती है, इसे द्वितीयक फुटिका कहा जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद इसी प्राथमिक अंडकोशिका के अंदर जब लड़की मतलब बाल्यावस्था में होती है, जैसे जैसे लड़की वृद्धि कर रही है उसके प्राथमिक अंडकोशिका में जो होता है दोस्तों उसके ऊपर एक पहले फर्स्ट परत पड़ी तो उसे प्राथमिक अंड पुटिका कहा जाता है, दो परत चढ़ी तो उसे द्वितीयक पुटिका कहा जाता है, तीसरी मतलब परत चढ़ी तो उसे तृतीयक पुटिका कहा जाता है। ठीक दोस्तों, या पुटिका कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो जब तीसरी परत पर उस प्राथमिक अंडकोश के में जब तीसरी लेयर चढ़ती है तो उस समय जो होता है अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट जो होता है, जो प्रोफेस में रुका था वह अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट जो होता है कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे अंडकोशिका प्राथमिक अंडकोशिका के ऊपर 3 लेयर की जो संरचनाएं होती हैं दोस्तों, 3 लेयर कोशिका चढ़ती है उसके ऊपर, तो उस समय जो होता है दोस्तों जब तीसरी परत चढ़ती है तो जैसे तीसरी परत चलती है वैसे ही प्राथमिक फर्स्ट जो होता है अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण हो जाता है। यहीं पर प्राथमिक अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट जो होता है कंप्लीट हो जाता है। ठीक दोस्तों, अब कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट होने के बाद क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट हो गया तो अब होगा इसमें क्या होगा, अब यह कोशिका किस में बदल गई, यह कोशिका जो होती दोस्तों, यह कोशिका डायरेक्ट बदल गई द्वितीयक अंड कोशिका में। किस में बदल गई दोस्तों, अब क्योंकि प्राथमिक अंड कोशिका थोड़ी है, इसमें अब अर्धसूत्रीय विभाजन हो गया, दूसरी कोशिका बननी चाहिए। अभी तक अंडकोश मतलब प्राथमिक अर्धसूत्रीय विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए प्राथमिक पुटिका प्राथमिक अंड कोशिका के ऊपर पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, यहाँ तक तो प्राथमिक अंड कोशिका की अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट ही तो कंप्लीट हो रही है ना। तो जैसे यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हुआ, जस्ट या द्वितीयक अंड कोशिका बन गई। ठीक दोस्तों, तो द्वितीयक अंड कोशिका जो बनी है, इस अंड कोशिका में जो इसमें जो ये 3 लेयर बनी थी, फॉलिका जो टर्सरी फॉलिका थी, तृतीय पुटिका थी, ये सब जो होती दोस्तों ये रप्चर होकर एक परत बना लेती हैं। जैसे ही द्वितीयक अंडकोशिका का निर्माण होता है तो ग्राफियन पुटिकल निर्माण, एक ग्राफियन पुटिकल में बदल जाते हैं, ग्राफियन पुटिका में बदल जाते हैं। ये जो तीसरी लेयर 3 परत की प्राथमिक अंडकोशिका में चढ़ी नहीं थी, ये तीनों जो होती हैं दोस्तों या ग्राफियन पुटिका एक परत बन जाती मोटी से, उसमें चेंज हो जाती है, जैसे ग्राफियन पुटिका कहा जाता है। और साथ ही साथ जैसे द्वितीयक अंडकोशिका
बनता है, वैसे जो होता है अंड जो उसका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें जो होता है एक परत चढ़ जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों? एक परत हो जाती है दोस्तों, एक परत, मतलब इसको आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक परत आपको दिखाई देगी। यह परत जो होता है एक लेयर रहती है, उस लेयर को जोना पेलुसिडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उस लेयर को जोना पेलुसिडा कहा जाता है। तो ये जो होता है जोना पेलुसिडा, इसी जोना पेलुसिडा को जो होता है दोस्तों स्पर्म, अब अगले बार हमने देखे थे ना, स्पर्म जो होता है इसी लेयर को ऐसे मतलब अपघटित करता है, छेदता है, यहीं पर आपका आकर न्यूक्लियस से मिलकर फर्टिलाइजेशन, निषेचन करता है। ठीक दोस्तों, तो एक क्रिया। लेकिन अभी जो होता है अंड, द्वितीयक अंड कोशिका में अब क्या होता है दोस्तों, इसकी संरचना आप देख ली। जो फॉलिकल तृतीयक फुटिकल थी, ये सब बदल गई ग्राफियन फुटिकल में। और जो यंत्र था, यहाँ पर यंत्र खाली था, मतलब तैरता रहता था, उसके ऊपर एक लेयर रहेगी उसकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि अब तुम बड़े आदमी बन गए हो ना, तो बड़े आदमी के लिए सुरक्षा, सेफ्टी चाहिए, तो उसके ऊपर एक लेयर बन गई। मतलब याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या बन गई? उसके ऊपर एक लेयर बन गई। ये आप लेयर देखिए। तो अब क्या होता है दोस्तों, द्वितीयक अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, क्योंकि फर्स्ट तो हो चुका है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है यह भी रुकता है, लेकिन वह प्रोफेज में रुका था, क्या रुकेगा? या मेटाफेज अवस्था में रुकेगा, क्योंकि वह यह कह रहा है कि मैं तुमसे एक कदम आगे चलूँ, क्योंकि यह इस आगे प्रोसेस हो रहा है ना, नहीं पीछे वो प्रोफेस में रहता, तो मतलब है क्या? तो यह मेटाफेज सेकंड में रुकता है, क्योंकि यह सेकंड इसलिए क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो रहा है। ठीक दोस्तों, तो द्वितीयक अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? सेकंड होता है। तो सेकंड जब होता है मेटाफेज अवस्था, सेकंड जो होता है मेटाफेज अवस्था में ये स्टॉप हो जाती है। ठीक दोस्तों, द्वितीयक अंड कोशिका जो होती है जब उसमें मेटाफेज मतलब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड भी जो होता है वह मेटाफेज सेकंड अवस्था में ही रुक जाती है, दूसरे अवस्था में स्टॉप हो जाती है। तो इसी अवस्था में होता है दोस्तों ओव्यूलेशन। अब इसके बाद क्या होगा? यह रुका रहेगा। अब इसके बाद अंडाणु में मतलब ओवरी में कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसी अवस्था में जो होता है ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब अंडोत्सर्ग होता है। अंडाशय जो होता है ओवरी से जो होता है, ओवरी से जो होता है, इसमें ओवरी से जो ओव्यूलेशन हुआ है, या द्वितीयक अंड कोशिका जो होता है, द्वितीयक अंड कोशिका अवस्था में जो होता है एएन होता है, जो जोना पेलुसिडा अवस्था में यहीं से रिलीज हो जाता है, तो फिम्बरी इसी में पकड़ लेता है। मतलब ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग मतलब अंडाशय का यहाँ इस परत ग्राफियन फुटिका से बाहर आना, उत्सर्ग मन उत्सर्जन करना मतलब बाहर करना। ठीक है, तो यह जो होता है बाहर कर देता है। ग्राफियन फुटिका फट जाती है। ग्राफियन फुटिका फटती क्यों? क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण ग्राफियन फुटिकल फट जाती है। तो जैसे ग्राफियन फुटिकल फट जाती है, वैसे ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। ओव्यूलेशन में अंडोत्सर्ग, और अंडोत्सर्ग के फलस्वरूप क्या होता है? फिम्बरी जो होता है द्वितीयक अंड कोश के केंद्रक को जोना पेलुसिडा ये बाहर आ जाता है। जो ये बाहर आता है तो फिम्बरी पकड़ कर यहीं पर ले जा, यहीं पर आकर, यहीं पर जो होता है यहीं पर जाकर यहीं पर इंतजार करता रहता है। ठीक दोस्तों, यहीं पर लेकर गति करता रहता है, यहीं पर जाता है, यहाँ जो होता है यहाँ एम्पुला नामक स्थान पर ये जाकर इंतजार करता रहता है स्पर्म इससे प्रवेश करके यदि यहाँ स्पर्म आ गया, उस समय आप मैथुन की क्रिया मतलब निषेचन करते हैं, नर तथा मादा मिलते हैं, तो यहाँ पर एम्पुला नामक स्थान पर यहाँ से मेल आएगा, क्या कहते हैं स्पर्म, यहाँ से अंडाणु यहाँ वेट करता रहता है, या दोनों मिल के निषेचन होगा। निषेचन फलस्वरूप जायगोट बन जाएगा। जायगोट के फलस्वरूप यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा, भ्रूण के एक नए जीव का एक नया क्या कहते हैं बच्चा बनता है, बच्चा का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, तो लेकिन यदि अंडाणु यहाँ पर गया, यहाँ फिम्बरी पकड़ के यहाँ पर एम्पुला नामक स्थान पर जो होता है वह लेकर खड़ा हो गया, मतलब वेट कर रहा है। यदि निषेचन नहीं हुआ, यदि निषेचन नहीं होता है तो वह करीब
2 से 3 दिन 4 दिन वेट करता रहता है। ये जो होता है द्वितीयक अंडकोश का जो होता है जोनो पेलुसिटा जो उस पर कवर लगी है, एक कवर लगी है, वो यहाँ पे इंतजार साथ में लगे यहीं पे इंतजार करते रहते हैं। तो इंतजार करते करते क्या होता है, यदि निषेचन नहीं होता है तो यही जो होता है दोस्तों क्या होता है, ये जो होता है ओव्यूलेशन मतलब ब्लीडिंग होती है ना, क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या जो होता है क्या कहते हैं, यह जो होता है ऐसे आकर गर्भाशय की ऐसे गर्भाशय जो अंतर लेयर है, अंतर लेयर के साथ जो होता है ऐसे गिर कर ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, प्रति 28वें दिन, महीने के प्रति 28वें दिन जो होता है ब्लीडिंग की प्रक्रिया होती है। ब्लीडिंग की प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि आपका अंडाशय जो होता है और द्वितीयक अंडकोश का जो होता है, आप अंडाणु भी नहीं कह सकते क्योंकि उसका अर्धसूत्रीय विभाजन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो द्वितीयक अंडकोश का जो होता है आपको यहाँ पर जाकर एम्पुला में वेट करता रहता है कि कब हमारा स्पर्म आए और हम दोनों मेल कर निषेचन की प्रक्रिया करें। तो नहीं होता है, तो यही अंडकोश का जो होता है द्वितीयक अंडकोश से निराश होते हुए वह प्लेसेंटा के पास आता है। प्लेसेंटा जो होता है ये सब प्लेसेंटा दोनों सब होता है क्योंकि ये जो होते हैं इनके स्वागत के लिए प्लेसेंटा, क्योंकि जब अंडकोश का बन जाती है ना तो उसके स्वागत के लिए ये जो होते हैं ये सब सजे होते हैं क्योंकि अब बारात मतलब एक हिसाब से यहाँ पर क्या होते हैं, यह दुल्हन है, यहाँ पर दुल्हन मतलब पूरा सजावट है उसके घर की, मान लीजिए सजावट है, और यहाँ पर दूल्हा बारात लेकर ना है तो दुल्हन निराश होकर आए, उनको पता है कि आज अब हमारी बारात नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया। तो क्या होगा, ये सब पूरे जो होते हैं मतलब निराश हो जाएंगे। निराश होते हुए मतलब एक हिसाब से क्या करेंगे, अपने आप को पीटने लगेंगे। तो पीटने मतलब ये है कि ये सब कट कर बाहर की ओर चले आते हैं। जब यह क्या गर्भाशय की अंतः परत जो होती है जब कट कर बाहर आती है द्वितीयक अंडकोश के साथ यही जो आती है, और क्योंकि इसमें ब्लड की वेसल आती होती हैं तो उसी के साथ ब्लड भी बाहर आता है। तो यह क्रिया जो होती है अंडोत्सर्ग, यही क्रिया जो होती है दोस्तों, यही क्रिया जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल कराती है, जिससे माहवारी कहा भी जाता है, माह चक्र भी कहा जाता है। यही जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्योंकि आपका अंडाशय वहाँ जाकर इंतजार करता रहता है। यदि आपका अंडाशय निषेचन हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, क्योंकि निषेचन हो गया, आपका निषेचन नहीं होता इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। यदि आप निषेचन कर लेते हैं उसी अवस्था में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो इनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, तो इनको इन्फॉर्मेशन के लिए या जाएगा, इनको इन्फॉर्मेशन के लिए हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स कैसे उनको इन्फॉर्मेशन करेगा, इन्फॉर्मेशन इस बात है मतलब इस तरह होता है दोस्तों कि जो होता है आपका ग्राफियन फॉलिकल होता है जो फटता है। यदि आपका निषेचन हो जाता है, यदि मान लीजिए यहाँ पर निषेचन हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है कार्पस यह जो होता है कार्पस ल्यूटियम बनाता है। क्या बनाता है, रप्चर होकर मतलब यह जो होता है ग्राफियन फॉलिकल जब फटता है तो रैप्चर होकर कार्पस ल्यूटियम बनाता है। कार्पस ल्यूटियम नामक एक कोशिका का निर्माण करता है। तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है यदि निषेचन हो जाता है यदि निषेचन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है। या कार्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, यह मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा जब तक आपका निषेचन मतलब आप प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक कर रखता है। साथ ही साथ आपके मतलब स्तन ग्रंथि में मतलब दुग्ध श्रवण को भी उत्प्रेरित करता है तथा और साथ ही साथ और जब तक आप दुग्ध का श्रवण करते रहेंगे, जब तक माताएं बच्चों को दुग्ध पिलाती रहेंगी तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया जो होती है नहीं होगी, क्योंकि तब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ी रहती है। क्योंकि जब तक आपके शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ी रहेगी तब तक आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। इसलिए जो होता है कार्पस ल्यूटियम यदि निषेचन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है ताकि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो, क्योंकि निषेचन हो चुका है। ठीक दोस्तों, तो ओवरी में मैसेज आता है
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मैसेज कर देता है कि अब क्या कहते हैं 9-12 महीना, क्योंकि 9 महीना तो मतलब मेंस्ट्रुअल बच्चा डेवलप होता है, उसके बाद 3-4 महीना माता डेवलप मतलब बर्थ के बाद भी दुग्ध पिलाती है। तो दुग्ध पिलाते समय भी मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की लेवल बढ़ रहती है, तब तक भी जो होता है दोस्तों क्या कहते हैं दुग्ध श्रवण मतलब ओव्यूलेशन नहीं होता, अंडोत्सर्ग क्रिया रुकी हुई होती है। यही ठीक दोस्तों। अब यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम ब्लीडिंग के साथ बाहर आ जाता है, जैसा कि हमने बताया। यदि निषेचन नहीं होगा तो यहीं से जो होता है निराश होकर आएगा। इनको जो आपके बरातियन हैं, मतलब आपके घराती लोग हैं जो सजे बैठे हैं, इनको निराश हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि ब्लड वेसल आते हैं तो यह फट जाएगी ब्लड के साथ, और क्या कहते हैं इसके साथ ब्लडिंग के साथ बाहर आ जाते हैं। क्योंकि जब मैसेज सुनेंगी तो उन्होंने कहा कि इतना खर्चा हो गया है, अगर बारात नहीं आएगी क्या होगा, तो उनका जो होता है दिमाग फट जाता है। मतलब याद करने की आपको ट्रिक बता रहे हैं, दिमाग फट जाता है तो इसके साथ सारी ब्लीडिंग बाहर आ जाती है। ठीक दोस्तों, यही क्रिया जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। यदि निषेचन हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, यदि निषेचन नहीं होता है तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसके जस्ट वाली टॉपिक दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के एकदम विस्तार से, एक एक शब्द बारे में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बारे में अगले मतलब भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आप देखते रहिए। ठीक दोस्तों, ऑल द